रात का खौफनाक साया, काली अंधेरी रात, बिजली चमकती तेज रोशनी, एक पल को ऐसा लगता मानो ऊपर वाला अपने कैमरे से तस्वीर ले रहा है। तभी तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई। हर जगह दिया, मोमबत्ती और टॉर्च जलने लगे। इसी अंधेरी रात में एक पुरानी जर्जर हो चुकी हवेली, रात में कड़कती बिजली इस हवेली को भी और भी ज़्यादा भयानक बना रही थी। रात में कड़कती बिजली इस हवेली को और भी ज़्यादा भयानक बना रही थी। इस हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थी। जगह जगह घास फूस उग गए थे। दिन में भी यहाँ आने पर किसी की भी रूह कांप जाए, ऐसी खामोशी और मनुष्यत लिए वो हवेली आज अपने भयानकता के चरम पर थी। पूरी हवेली में अंधेरा पसरा था। सिर्फ तहखाने में धीमी रोशनी थी। यह रोशनी किसी मोमबत्ती या दिए की नहीं, अपितु तंत्र साधना हेतु जलाए गए हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि की थी। उसी अग्नि के दाएं ओर एक खूबसूरत जिस्म की मालिक लेटी हुई थी। वह एक सफ़ेद चादर में किसी मुर्दे की तरह पड़ी थी। उसका चेहरा बेहद ही खूबसूरत, किसी अप्सरा की तरह, आंखें नीली, होठ गुलाब की पंखुड़ी के समान, बस बेहोश पड़ी थी। हवन कुंड के सामने एक भयानक महिला बैठी कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। बीच बीच में हवन कुंड में कुछ डालकर स्वा स्वा कहती, जिससे अग्नि भभक उठती थी। तंत्र साधना करती वह महिला किसी यक्ष के समान सुंदर, कथीली और पतली कदकाठी की थी। आंखें नीले, कमर तक आते काले घने बाल और पतली पतली सुंदर उंगलियां, लेकिन उसका कद एक सामान्य महिला से कहीं ज्यादा था, जो और भी आकर्षक लग रहा था। उसी हवन कुंड के बगल में एक 20 से 22 साल का लड़का पड़े पड़े रो रहा था। किसी ने उसके हाथ पैर किसी मजबूत बेल से बांध दिए थे। वह बेल अंधेरे में अजीब सा चमकते हुए हरे रोशनी फैलाए रही थी। उसके मुंह में एक कपड़ा ठूसा हुआ था, वरना वह चीख चीख कर किसी न किसी को बुला लेता। पर वह लाचारी में आंसू बहाते हुए कभी तंत्र साधना करती महिला को देखता, कभी बेहोश पड़ी अपनी दिलरुबा को, जिसे उसने कभी दिलो जान से चाहा था। अतीत के कुछ हसीन पल उसके सामने कुछ पल को किसी फिल्म की भांति दिखते और ओझल हो जाते। उसने देखा कॉलेज में सीनियर से डरी सहमी एक खूबसूरत लड़की टेबल के नीचे बैठे सुबक रही थी और उसके सामने कुछ लड़के लड़कियां चिल्लाते खड़े थे। तभी आयान ने आकर उसे बचाया था। वह एक बहुत ही ताकतवर शख्स था, साथ ही वह एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालकिन का बेटा था। वह उसकी असली माँ तो नहीं थी, किंतु कुछ कम भी ना थी। उसने एक बार की दहाड़ में सबको भगा दिया और उसके बाद उस लड़की को बाहर आने को कहा। वह लड़की डरी सहमी सी धीरे से बाहर आ गई। उसका खूबसूरत चेहरा आयान देखता ही रह गया। वह भला की खूबसूरती थी। आयान की निद्रा कुछ पल में टूटी और उसने उसे बिठाया और पानी पिलाया। पानी पिलाकर आयान ने अपना परिचय देते हुए उससे उसका नाम पूछा। वह डरी सहमी आवाज में, कपकपाती आवाज में बोली, अहाना, मेरा नाम अहाना है जी। आयान ने पूछा, तुम यहाँ किस सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग करने आई हो? अहाना ने धीरे से कहा, जी मैकेनिकल। आयान खुश होते हुए, मेरा भी वही है, अब से हम फ्रेंड्स। हाथ बढ़ाया। अहाना ने भी हाथ बढ़ाया और दोनों पक्के दोस्त बन गए। कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। कॉलेज के बाद वो दोनों रोज बाहर घूमने जाते। आयान के पास एक 25 लाख की टाटा हैरियर थी, जिसमें जब वह गाड़ी चलाता तब अहाना खुशी से झूमते हुए सनरूफ से बाहर निकलकर खड़ी हो जाती। आयान का चेहरा अपनी अहाना को खुश देखकर खिल जाता। वो हमेशा लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते और गाड़ी किसी निर्जन स्थान में रोककर गाड़ी में ही अपनी जिस्मानी प्यास बुझाने लगते। आयान अहाना से शादी करना चाहता था। उसे लगा यह तो उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि अहाना के पिता भी एक मामूली साड़ी की दुकान थी, जबकि आयान की माँ एक मल्टीनेशनल कंपनी की मालकिन थी।
शादी से इनकार का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन आयान ने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन आएगा जब उसकी माँ तंत्र साधना कर रही होगी और उसका प्यार हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चला जाएगा और वह कुछ नहीं कर पाएगा। तभी तंत्र साधना में लिप्त महिला अपने आसन से उठ खड़ी हुई। अब स्पष्ट उनकी लंबाई दिखाई दे रही थी। वह लगभग 8 से 9 फुट की लंबी महिला थी। उसने अपने हाथों में एक कुमकुम की थाली उठाई और अहाना की ओर बढ़ी। उसने एक ही झटके में निर्ममता से वह सफेद चादर खींची। चादर के अंदर अहाना एकदम नग्न अवस्था में थी। शरीर पर एक धागा तक नहीं बचा था। उस महिला ने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए उसके समूचे शरीर पर वह लाल कुमकुम मलने लगी और उसके बाद वहीं पर रखा एक तेज चाकू उठा लिया। आयान के मुंह से गूं गूं की आवाज निकल रही थी। वह रोना और चीखना चिल्लाना चाहता था। वह अपनी माँ से दया की भीख मांगना चाहता था, पर वह एकदम असहाय था। उस महिला ने एक नज़र मुड़ के आयान को देखा और फिर चाकू की नोक अपनी नाजुक होठों से चिपका के इसकी आवाज निकाली, जैसे कह रही हो एकदम खामोश। वह महिला वापस अहाना की तरफ मुड़ी और उसके पास आकर फिर से कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। इसके बाद वह अहाना के चेहरे के पास आकर अपना हाथ उसके होठों के ठीक ऊपर रखा और चाकू से अपना हाथ काट दिया। एक रक्त की धार छूट पड़ी जो सीधे अहाना के मुंह में जा रही थी। उसके बाद वह महिला अहाना के पेट के पास आकर उस चाकू की नोक से उसके पेट में कोई यंत्र उकेरने लगी। आयान अब लाचारी से अपनी पूरी ताकत से झटपटा रहा था। जिस पेट को वह कई बार चूमा करता था, अपने हाथों से कई बार मालिश करता था कि उसके पेट में उसका अंश था। हाँ, अहाना उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसलिए दोनों जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते थे। पर तकदीर ना जाने कभी किसी को क्या दिखलाए, कोई नहीं जानता। आयान कभी अहाना के नाजुक पेट को देखता जिसमें चाकू के जख्म बन रहे थे और खून बह रहा था। कभी उस महिला का चेहरा देखता जो उसकी अहाना को इतना दर्द दे रही थी। हाँ, अहाना की बेहोशी अब टूट चुकी थी। वह पूरे होशो आवाज में रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, भगवान के लिए हमें जाने दो। पर वह भी किसी तंत्र में बंधी थी, इसलिए अपने जिस्म को हिलाना उसके औकात से बाहर था, मानो उसके पूरे शरीर को लकवा मार गया हो। आयान उस महिला के चेहरे को देखकर अतीत की यादों में खो गया। संध्या की अनुपम बेला बसंत ऋतु की खुशबुओं हवाओं में घुलकर एक रूह को सुकून देने वाला माहौल बना रही थी। सभी पंछी चहचहाते हुए अपने अपने आशियाने की ओर उड़ चले। इसी माहौल में शहर का एक रिहायशी इलाका रिचेस्ट सिटी नाम की कॉलोनी, जैसा नाम वैसा ही रहने वाले लोग। सभी के बंगले काफ़ी बड़े बड़े, हर घर में विदेशी ब्रांड की गाड़ियाँ, BMW, मर्सिडीज और ऑडी से शोभित आंगन। माहौल खुशनुमा। इसी सोसाइटी में एक प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वो सभी 8 से 10 साल के स्कूली बच्चे थे जो संडे को शाम को क्रिकेट में रमे हुए थे। उनमें से एक बहुत खूबसूरत बालक जिसका नाम अयान है, बैटिंग कर रहा था। अचानक उसने अपना बैट घुमाया और हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए बॉल दूर हवा में उड़ गई। कुछ बच्चे खुशी से उछल पड़े क्योंकि यह 6 उनकी विजय होने का ऐलान कर चुकी थी। कुछ बच्चे आयान से गले मिलने लगे। हारी हुई टीम के बच्चे अफसोस से आयान को घूर रहे थे। वो वहाँ का धोनी था, उसके रहते जीतना बहुत ही मुश्किल था। तभी एक सांवला सा लड़का आयान पर बिगड़ते हुए कहा, तुझे महेंद्र सिंह धोनी बनने का बहुत शौक है क्या? जाकर बोल ला, वरना आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आयान ने उस ओर देखा जहां बॉल गिरने की संभावना थी। उस इलाके का सबसे पुराना बंगला, वह उस सोसाइटी के बाउंड्री के बाहर अलग से बना खंडर हो चुका भूत बंगला था। आसपास रहने वाले अक्सर बातें करते थे कि उस बंगले में किसी भूत या चुड़ैल का वास है। कितना सच या कितना झूठ यह तो कोई नहीं जानता था, लेकिन वह बंगला था एक भयानक जगह। दिन में किसी आदमी की हिम्मत नहीं होती थी
क्योंकि एक बार एक बेवड़ा शराब पीकर बंगले के सामने लगे सूखे बरगद के पेड़ पर पेशाब कर रहा था। तभी न जाने उसने क्या देख लिया जो घबराकर भागते भागते रिचर्ड सिटी में घुस गया और मर गया। तब से उस बंगले के साये से भी कांपते थे वहाँ के लोग। अयान ने कांपते हुए कहा, अरे यार छोड़ना, मैं तुझे एक नई बॉल ला दूंगा। वह एक खतरनाक जगह है जहाँ जाने से हम सभी को मना किया गया है। वह लड़का जिसका नाम आर्यन था, जो कि उन सभी में बड़ा था, वह अयान को आंखें तरेर कर बोला, जी नहीं, मुझे सिर्फ वही बॉल चाहिए, जल्दी जाओ और लेकर आओ वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। अयान ने आर्यन का चेहरा देखा और घबराने लगा। वह अक्सर दूसरों को मारता पीटता था। अयान को आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत याद आई और वह डरता सहमता सा बोला, ठीक है, मैं बॉल लेकर आता हूँ। अयान अब धीरे धीरे उस भूत बंगले की ओर बढ़ने लगा। वह डर से थर-थर कांप रहा था, पर मरता क्या न करता। वह आगे बढ़े जा रहा था। जब वह बंगले की मेन गेट के पास पहुंचा तो वहां एक बड़ा ताला लटका हुआ था। अयान को वो देखकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अब वह सीधे आर्यन के पास जाकर कह सकता था कि आर्यन, मैं वहां गया तो था, पर गेट पर ताला लगा है और दीवारें भी काफी ऊंची है, इसलिए वापस आ गया। वह खुशी खुशी वापस जाने को पलटा ही था कि उसे एक पुराने गेट के खुलने की आवाज आई। उसने चौंक कर पीछे देखा तो वह गेट खुला हुआ था। अयान की तो चीख निकल गई, यह कैसे मुमकिन हो सकता है। उसने अभी अभी तो देखा कि एक बड़ा ताला लगा था। वह पैर से भाग खड़ा हुआ, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ठिठक गया। उसने अपने आप से पूछा, वह वापस जाकर क्या कहेगा आर्यन से? क्या वह उसकी बात पर यकीन करेगा? वह उसे बहुत मारेगा, क्योंकि आज उसने आर्यन को मैच में हराकर टीना के सामने उसकी बेइज्जती की है, जिसे वह पटाना चाहता है। अयान पूरी हिम्मत बटोरकर वापस मुड़ा और धीरे धीरे सहमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। वह अब गेट से अंदर आ गया। बंगले की मनुष्यत अब बखूबी महसूस कर पा रहा था। उसने बड़ी हिम्मत बटोरकर बॉल यहाँ वहाँ आंगन में ढूंढने लगा, पर उसे वो बॉल कहीं भी नहीं मिली। तभी उसकी नज़र खिड़की के कांच पर पड़ी, जो टूट चुका था। वह समझ चुका था कि बॉल इस भूत बंगले के अंदर है और अब उसे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि घर के मुख्य दरवाजे पर तो ताला ही होगा। वह जाने को हुआ, पर न जाने क्या सोचकर मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया और सामने जाकर खड़ा हो गया। घोर आश्चर्य कि वहाँ कोई ताला नहीं लगा था। अयान ने उस पुराने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वह खुल गया। अयान की हालत काटो तो खून नहीं जैसी थी, क्योंकि मुख्य दरवाजा खुला होने के कारण उसे अब अंदर जाना ही पड़ेगा। वह सहमे कदमों से जैसे ही अंदर गया, दरवाजा दम की आवाज के साथ बंद हो गया। वह सिहर उठा, लेकिन बाद में अपने आप को समझाया कि जरूर हवा से बंद हुआ होगा। दिन को कोई भूत प्रेत थोड़ी होगा। अब उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। वह पूरे बंगले में यहाँ वहाँ बॉल ढूंढते घूम रहा था। पूरी हवेली में एक सन्नाटा और मनुष्यत फैली हुई थी। हर वस्तु सफेद चादर से ढकी थी, जिसमें धूल की मोटी परत चढ़ चुकी थी। वहीं हॉल में रखे सोफे को देखकर अयान को पता नहीं क्या मस्ती सूझी और उसने वह चादर खींचकर फेंक दी। अब उसके सामने एक काले रंग का कोमल फोम वाला सोफा था। अयान उस पे अपने आप को बैठने से नहीं रोक पाया। उसे वहां बैठकर बड़ी खुशी हुई। वह अब उछलने लगा, उस सोफे पर मचने लगा। जब इससे कि उसका मन नहीं भरा तो ऊपर चढ़कर कूदने लगा। उसके मन में भूत बंगले का डर एकदम निकल चुका था। जब वह खेलते हुए थक गया तो वहीं निडाल होकर बैठ गया। उस सोफे के साइड में टिकने के बैठने के लिए एक गोल घेरा था। अयान आराम से उसी में टिककर अपने पैर सीधे कर बैठ गया। कब उसकी आंख लग गई उसे भी नहीं पता चला। जब उसकी नींद खुली तो पूरा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं कहीं मोमबत्ती की धीमी रोशनी नाम मात्र के लिए थी। उस बड़े बंगले को रोशन करना उसके औकात से बाहर था। तभी अयान की नज़र सामने एक साये पर पड़ी
और वह जोरदार चीख पड़ा।